नमस्कार। आज 29 जून 2025 के महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है भाग 1। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश ठीक लगे, उपयोगी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम किन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ की नई कृषि रिपोर्ट है। हाँ, फिर सिंधु जल संधि से जुड़ा जो ताज़ा विवाद है वो देखेंगे। बिल्कुल। भारत के कौशल परिदृश्य मतलब स्किल लैंडस्केप पर एक रिपोर्ट है और कुछ जरूरी आर्थिक संकेतक भी। मकसद यही है कि इन सबसे जो सबसे अहम जानकारी है वो निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएसओ की कृषि रिपोर्ट से बात शुरू करते हैं। ये पिछले दशक मतलब 2011-12 से 2023-24 तक भारत के कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को देखती है। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का जो सकल मूल्य वर्धन है जीवीए, हाँ। वो मौजूदा कीमतों पर मतलब करंट प्राइसेस पर लगभग 225% बढ़ा है। 225%। अच्छा। लेकिन अगर हम स्थिर कीमतों पर कांस्टेंट प्राइसेस पर सकल मूल्य उत्पादन यानी जीबीओ देखें जी। तो वो सिर्फ 54.6% ही बढ़ा है। अच्छा, ये अंतर तो काफी बड़ा है। तो मतलब क्या हुआ इसका? क्या ये सिर्फ महंगाई का असर है? हाँ, बिल्कुल। मौजूदा कीमतों पर जीवीए का इतना ज्यादा बढ़ना साफ तौर पर महंगाई का असर दिखाता है, जबकि स्थिर कीमतों पर जीवीओ की जो धीमी बढ़ोतरी है वो ये बताती है कि भाई असल उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है। और ये उन चुनौतियों की तरफ इशारा करता है जिन पर हम शायद आगे बात करेंगे। समझ गई। ठीक है, रिपोर्ट में और क्या खास है? फसल क्षेत्र का दबदबा तो है ही, है ना? हाँ, बिल्कुल। कुल कृषि जीवियों में लगभग 54% हिस्सेदारी फसल क्षेत्र की ही है और उत्तर प्रदेश अनाज उत्पादन में सबसे आगे है। और धान गेहूं ये दोनों मिलकर ही कुल अनाज जीवियों का करीब 85% हैं। अरे वाह! कुछ और रुझान भी हैं जो ध्यान देने लायक हैं, जैसे फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर का जीवीओ लगभग दुगना हो गया है। अच्छा। मसालों में मध्य प्रदेश टॉप पर है और मछली पालन, फिशिंग और एक्वाकल्चर उसका जीवीओ में हिस्सा 4.2% से बढ़कर 7.0% हो गया है। ये तो काफी बढ़ोतरी है। हाँ, पर इसमें एक पेच है। अब समुद्री मछली का हिस्सा ज्यादा है और जो अंतर्देशीय मछली है, इनलैंड फिशिंग, उसका हिस्सा घटकर लगभग आधा मतलब 50.2% रह गया है। अच्छा, ये बदलाव हुआ है। ये क्षेत्र वैसे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। जीडीपी में करीब 16% योगदान और लगभग 46% आबादी को रोजगार देता है। जी हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कम उत्पादकता है, किसानों की आय का मुद्दा हमेशा रहता है, पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन तो है ही। हाँ। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की कई पहलें भी चल रही हैं, जैसे कृषि निवेश कोष है, डिजिटल कृषि मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और बागवानी के एकीकृत विकास के लिए भी एक मिशन है, MIDH। अच्छा, कृषि में पानी की चुनौती की बात हुई तो ये हमें अगले मुद्दे पर ले आता है, सिंधु जल संधि IWT पर जो हालिया विवाद चल रहा है। इसमें क्या हुआ है अभी? देखिए, हेग में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, COA, उसने हाल ही में कहा कि भारत ने संधि को एक तरह से स्थगित कर रखा है, मतलब इन अबेयंस। हाँ, वो आतंकवाद वाले मुद्दे के बाद। जी बिल्कुल। तो COA का कहना है कि भारत के ऐसा करने के बावजूद कोर्ट के पास किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर जो विवाद है उसे सुलझाने का अधिकार बना हुआ है। लेकिन भारत इस फैसले को मान नहीं रहा है ना? सही कहा। भारत का तर्क यह है कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन ही अवैध था। अच्छा। हाँ, और ये 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसका उल्लंघन है। भारत का मानना है कि इस मुद्दे को पहले तटस्थ विशेषज्ञ मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था, जैसा संधि में लिखा है। तो ये विवाद कोई नया नहीं है। किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर ये दिक्कतें कब से चल रही हैं? ये दिक्कतें तो अब मानिए 2015-16 से ही चल रही हैं। खासकर इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को लेकर पाकिस्तान को आपत्तियां थीं। और फिर विवाद सुलझाने का तरीका क्या हो, इस पर भी असहमति रही है। संधि में 3 लेवल का मैकेनिज्म है, पहले स्थायी सिंधु आयोग, फिर तटस्थ विशेषज्ञ और सबसे आखिर में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अच्छा। तो भारत तटस्थ विशेषज्ञ वाली प्रक्रिया पर जोर दे रहा था, जबकि पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहता था। समझ गई। चलिए अब थोड़ा स्किल्स मतलब कौशल की बात करते हैं। कौशल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है और उसमें एक कह सकते हैं चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भारत में लगभग 88% लोग
कम योग्यता वाले कामों में लगे हैं। हाँ, ये रिपोर्ट असल में कौशल असंतुलन, जिसे स्किल मिसमैच कहते हैं, उसे उजागर करती है। स्किल मिसमैच मतलब ये कि बहुत से लोग या तो अपनी पढ़ाई लिखाई के मुकाबले कम स्किल वाला काम कर रहे हैं, वो ओवर क्वालिफाइड हो गए। अच्छा। या फिर उनके पास उन कामों के लिए पर्याप्त शिक्षा या ट्रेनिंग ही नहीं है जो ज्यादा स्किल मांगते हैं, मतलब अंडर क्वालिफाइड है। और ये दिखाता है कि अच्छी हाई स्किल वाली नौकरियों की शायद कमी है और सबको, खासकर गांव के लोगों को या कम आय वालों को, अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग के बराबर मौके नहीं मिल पा रहे हैं। और इसका असर क्या होता है फिर? असर तो कई है, और वो भी नकारात्मक। आर्थिक उत्पादकता घटती है ना? हाँ। हमारे जो मानव संसाधन है उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। लोगों के लिए आगे बढ़ना, तरक्की करना मुश्किल होता है। और एक बड़ा खतरा है प्रतिभा पलायन का, मतलब ब्रेन ड्रेन। हाँ, वो तो है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी हैं, जैसे जो टीवीट है, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, उसे सुधारा जाए, इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाई जाए और लोग लगातार सीखते रहें, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ और आंकड़े भी थे। आरबीआई के अनुसार मार्च 2025 तक भारत का बाहरी ऋण, मतलब विदेशों से लिया कर्ज, वो बढ़कर $736.3 बिलियन हो गया है। जी, और जो ऋण जीडीपी अनुपात है, डेट टू जीडीपी रेशियो, वो भी बढ़कर 19.1% हो गया है। 19% से ज्यादा? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर वाले कर्ज का है। देखिए, ये बढ़ता बाहरी कर्ज थोड़ी चिंता की बात तो है। क्यों? क्योंकि इससे कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ता है, महंगाई पर असर पड़ सकता है, और जो पैसा उत्पादन बढ़ाने वाले निवेश में जाना चाहिए वो शायद कम हो जाए। ये तो चिंताजनक है। लेकिन एक अच्छी खबर भी थी शायद, चालू खाते को लेकर। हाँ, बिल्कुल। भारत का चालू खाता शेष, मतलब करंट अकाउंट बैलेंस, जो देश के कुल लेनदेन का हिसाब होता है, वो वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में सरप्लस में रहा। सरप्लस कितना? करीब $13.5 बिलियन। इससे हुआ ये कि पूरे साल का जो घाटा था वो भी कम होकर जीडीपी का सिर्फ 0.6% रह गया। ये तो काफी अच्छा सुधार है। जी। और वित्त मंत्रालय ने तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को गोल्डीलॉक्स कहा है। गोल्डीलॉक्स, वो कहानी वाला? हाँ, वही। मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, एकदम संतुलित, स्थिर विकास और कम महंगाई वाली आदर्श स्थिति। अच्छा, चलिए अंत में कुछ और खबरें जल्दी से देख लेते हैं। जी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मकसद है जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले अधिकारियों का एक कैडर बनाना। अच्छा कदम है। उड़ीसा के पुरी में वार्षिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी होने वाली है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा त्योहार है। और एक रिपोर्ट कह रही है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे शुरुआती फंडिंग, डिजिटल पहुंच और एआई को अपनाना, ये सब कारण है। हाँ, और सरकारी पहलें से स्टार्टअप इंडिया वगैरह का भी रोल है। बिल्कुल। भारत यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये तो अच्छी बात है। और एक आखिरी खबर, ईएसआईसी ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए एसपीआरई योजना फिर से शुरू की है। अच्छा। तो आज हमने कृषि के रुझान, सिंधु जल संधि के पेंच, कौशल की चुनौतियां और अर्थव्यवस्था के हाल पर काफी विस्तार से नजर डाली। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक बनता है, जैसे हम कौशल विकास और कृषि चुनौतियों की बात कर रहे थे। हाँ। तो क्या आने वाले दशक में एग्रीटेक, मतलब कृषि में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो इन दोनों गैप्स को, मतलब कृषि और कौशल के बीच की खाई को पाट सकती है? और क्या इससे ग्रामीण भारत की आजीविका को कोई नई शक्ल मिल सकती है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। खैर, आज सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।